किशन एक गरीब चरवाहा था। वह पहाड़ों के एक छोटे से गांव में लोगों की भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था। लेकिन इधर कई महीनों से वह बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था, क्योंकि लोगों ने जानवर पालने ही बंद कर दिए थे। चलकर शहर में कोई नौकरी ढूंढनी होगी। यहाँ तो कोई काम मिलता नहीं है। वह शहर की तरफ नौकरी की तलाश में पैदल चल पड़ा था। हाथ में सिर्फ एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था। जब भूख लगती तो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेता। वह चलते चलते थक गया था। एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई, अरे, कोई है जो मुझे एक बूंद पानी पिला दे? किसी के खांसने की आवाज आई। उसने उठकर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह झट से गया और पास ही में बहने वाली नदी से पानी लेकर आया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उसमें कुछ अनार के बीज हैं। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। वह तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगे, लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। किशन ने जाकर देखा तो पेड़ के नीचे सचमुच गड्ढे में कुछ बीज थे। उसने उन्हें उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं इसी पेड़ की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था। उस समय से मैं बेसुध था। अभी बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए तुम्हें आवाज दी थी। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकला था। अब तुम्हारी ही नौकरी सही। घर आकर उसने अपने आंगन के एक कोने में बीज लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो वहां एक अनार का पेड़ उग गया था। वह बहुत खुश हुआ। ये अनार का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगी? तभी उसने देखा कि पेड़ की कुछ डालियों पर छोटे छोटे अनार लगे हैं। एक अनार नीचे गिरा था। उसने अनार तोड़कर देखा तो उस अनार के बीज सोने के थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पेड़ पर चढ़कर अनार तोड़ने की सोच रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, किशन, थोड़ा सब्र करो। जो अनार नीचे गिरेंगे वही उठाना। थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। हाँ, इस पेड़ की जितनी अच्छी देखभाल करोगे उतने ही ज्यादा फल तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना, ये बात किसी को पता ना चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर बाहर बैठ गया। उसी समय उसका एक पड़ोसी बांके आ गया। उसने जैसे ही उसे देखा, अरे किशन, तुम तो कल शहर कमाने गए थे, इतने जल्दी कैसे लौट आए? हाँ, गया तो था, पर रास्ते में ही कुछ तबीयत ढीली लगी तो लौट आया। अरे, तबीयत खराब थी तो वैद्य जी को दिखा लिया होता। बांके चुपचाप चला गया। लेकिन सारे गांव में इस खबर का ढिंढोरा पीट दिया कि किशन वापस आ गया है। अब चलकर यहीं गांव में ही कोई काम ढूंढता हूँ। उसने जाकर उस दिन खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद पेड़ के पास गया तो कुछ अनार नीचे गिरे थे। जल्दी से उन्हें तोड़ा। अरे, ये तो कमाल हो गया। इन अनारों में भी बीज की जगह सोना है। वह तुरंत सोना लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया। उसको उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब तो वह बहुत खुश था। अब ये रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन हो गया। अब वह कहीं काम पर नहीं जाता था। उसके रहन सहन, उसके कपड़ों में तो बदलाव ही आ गया था। अरे, इस फक्कड़ की तो किस्मत ही पलट गई है। वह हमेशा इसी ताक में रहता कि किशन क्या करता है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में पहले उसने एक बॉल डाल दी। इसके बाद उसे उठाने के बहाने आंगन में कूद गया
वहां उसने देखा कि किशन पेड़ के नीचे से अनार उठा रहा है। ये अनार के फल है ना, कुछ हमें भी दे दो, मैं भी खा के देखूं कैसा है। किशन ने चुपचाप उसे अनार दे दिया। जब बांके ने अनार तोड़ा तो वह एक साधारण अनार था। शायद यही अनार बेचकर ही ये पैसे वाला बन गया है। लेकिन फिर भी वह सोचता रहा। अनार बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता, जरूर कुछ और राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने किशन को अनार से सोना निकालते हुए देख लिया। एक दिन रात को वह आंगन में कूद गया और उसने जैसे ही अनार के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही ऊपर से बहुत सारी पेड़ की डालियां चरमराई और उसके ऊपर गिर पड़ी। बचाओ बचाओ! लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब किशन सुबह उठकर आंगन में गया तो बांके को अचेत देखकर, अरे तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई, मुझे बचा लो, पहले इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियां मेरे ऊपर गिर गई। मैं तो सिर्फ एक अनार तोड़ने आया था। अच्छा हुआ इसे उस दिन सोने के बीज वाला अनार नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी लकड़ियां हटाई और वो वहां से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं, नहीं तो इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। उसके जाने के बाद अब मुझे भी थोड़ी जमीन खरीद लेनी चाहिए। कितने दिनों तक दूसरों के मजदूरी करूंगा। एक दिन वह पैदल ही उसी पेड़ के पास जंगल में चल दिया। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूं और उन पर अनार के पेड़ लगा दूं। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर एक बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना ही दान पुण्य के कर्मों में पैसे लगाना, गरीबों की मदद करना। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर अनार के पेड़ लगवा दिए। कुछ जमीन पर एक पशुशाला भी बनवा दी। मुझे कितनी भी दौलत मिल जाए, पर मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक चरवाहा हूँ। उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। एक दिन जब वह रात में सोया तो उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि एक लड़की उसके घर के बाहर बैठी रो रही है। वह तुरंत बाहर गया। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरा बापू 1 साल पहले ही चल बसा। मैं ऊपर वाली पहाड़ियों के उस पार रहती थी। इतना कहकर वह सिसकियां भरने लगी। अच्छा, तुम रोना बंद करो। चलो अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो। सुबह चलकर तुम्हारी माँ से बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है, लेकिन अब अपने घर नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, पहले अंदर तो चलो। कल सुबह पंचायत इस बात का फैसला करेगी। माधुरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है। सुबह ही किशन गांव के मुखिया के पास जाकर मुखिया जी को माधुरी के बारे में सब बताता है। ठीक है, उसको लेकर आओ, मैं पंचायत बुला लेता हूँ। किशन घर जाकर, माधुरी चलो पंचायत में जाना है। दोनों वहां जाते हैं तो पंचायत के लोग माधुरी से, तुम अपने घर चली जाओ बेटी, तुम्हारी माँ ने गुस्से में आकर निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, उसने मुझे कहा था कि मेरे बापू की तरह वो मुझे भी मरवाकर जंगल में अनार के पेड़ के नीचे गड्ढे में ढकवा देगी। किशन अनार के पेड़ का नाम सुनते ही समझ गया कि उसी अनार के पेड़ के बारे में बात कर रही है। तुम्हारी माँ की तो पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी, लेकिन तब तक तुम कहाँ रहोगी? मुखिया जी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूं। अरे वाह, इससे अच्छा क्या होगा किशन, लेकिन इसके पहले तुम्हें उसके गांव जाकर इसकी वास्तविकता जाननी होगी। जी मुखिया जी, तब तक इसको आप अपने घर में ही रख लीजिए। मैं आज ही जाकर पता लगाता हूँ।
किशन माधुरी के बताए पते पर जाकर पूछताछ करता है तो सारी बातें सही निकलती हैं। अरे भाई, अच्छा हुआ वो लड़की गांव छोड़कर चली गई, वरना उसकी माँ अपने हाथों से उसका गला दबा देती। किशन वापस आकर मुखिया जी से सारी बातें बताता है। ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, कल तुम्हारा विवाह होगा और मैं स्वयं कन्यादान करूंगा। मुखिया जी, बस एक जीवन साथी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। उनका विवाह हो गया। दोनों बहुत खुश थे। किशन ने कई धर्मशालाएं, गरीबों के लिए अस्पताल और बहुत से कुएं खुदवाए। रोज सुबह वह खुद अपनी पत्नी के साथ अपने हाथों से दान देता। अब वह किशन सेठ के नाम से मशहूर हो गया। जादुई अनार ने उसके जीवन में खुशियां ला दी थी। नागप्पन अपने माँ पिता के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम तेजश्री था और उसके 2 छोटे छोटे बेटे भी थे। नागप्पन का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उसके भाई और उनके बच्चे भी थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन नागप्पन का बड़ा भाई चिदम्बरम थोड़े पैसे लेकर आता है और कहता है, अरे नागप्पन, जरा इधर तो आना। जी भैया, बोलिए, क्या बात है? मैंने नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़कर बेच दिया है, ये लो तुम्हारे हिस्से का पैसा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप भैया? क्या आपने सच में मेरे हिस्से के पेड़ के भी नारियल तोड़कर बेच दिए? आज क्या हो गया है तुझे? भैया, ये क्या कर दिया आपने? आप सिर्फ अपने हिस्से के पेड़ की नारियल बेचते तो आपका क्या चला जाता? आपने मेरे हिस्से के नारियल क्यों बेचे? अरे नागप्पन, बात को समझ। अगर उन्हें बेचता नहीं तो वो सब बर्बाद हो जाते। भैया, ये आपने बहुत बुरा किया। मैंने कल ही एक व्यापारी से नारियल ले जाने की बात कही थी। वो व्यापारी शहर से आया था। वो व्यापारी मुझे ढेर सारे पैसे देने वाला था। जरा दिखाइए तो, आपको कितने पैसे मिले हैं? चिदम्बरम अपने हाथ आगे करता है। हे भगवान, इतने कम पैसे! आपको पता है आज आपने कितना नुकसान करवा दिया मेरा। इतना कहकर नागप्पन गुस्से में सारे पैसे वहीं फेंक कर चला जाता है और जाता जाता चिदम्बरम से कहता है, आगे से आप अपनी चीजों पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। मैं काफी हूँ खुद को संभालने के लिए। ये सुन चिदम्बरम बहुत दुखी हो जाता है। कैसी बातें कर रहा है नागप्पन, मैं कभी उसकी बुराई नहीं चाहूंगा। वो मेरा छोटा भाई है। बचपन से अब तक मैंने उसे बहुत माना है और आगे भी वही करता रहूंगा। नागप्पन गुस्से में आकर अपनी पत्नी तेजश्री से कहता है, सुनो, कोई जरूरत नहीं भैया से बात करने की। उनकी परिवार वालों से भी बात नहीं करना और ना ही बच्चों को उधर भेजना है। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया? नागप्पन सारी बातें तेजश्री को बताता है। अरे, आप इतनी छोटी सी बात के लिए भैया से गुस्सा हो गए? ये भी कोई बात हुई? ठीक है, तुम्हें भी अगर जाना है तो जाकर रहो उन लोगों के साथ, फिर मुझसे बात करने मत आओ। हटो, मुझे जाने दो यहाँ से। नागप्पन गुस्से में घर से निकल जाता है। चिदम्बरम नागप्पन को देखता है मगर कुछ भी नहीं कहता। नागप्पन और चिदम्बरम के पिताजी तक ये बात पहुँचती है और दोनों बेटों के बीच झगड़ा देख उनके पिताजी बहुत दुखी होते हैं। नागप्पन, चिदम्बरम, दोनों मेरे पास आओ। हर साल उनके पिताजी उन्हें अपने हिस्से के बिके नारियल से जो पैसे मिलते थे उनमें से थोड़ा थोड़ा धन दोनों को देते थे। अरे सुना है, तुम लोगों ने आपस में लड़ाई कर ली है। पिताजी, वो सब बात हम बाद में करेंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने हमें बुलाया क्यों है? हाँ, मेरे हिस्से के नारियल बिके हैं तो तुम दोनों को कुछ कुछ पैसे दे देता हूँ। उनके पिताजी उन्हें पैसे दे देते हैं। पिताजी, आपने मुझे कम पैसे दिए हैं और भैया को ज्यादा। अरे बेटा, चिदम्बरम तुझसे बड़ा है तो इसीलिए उसे थोड़े ज्यादा पैसे दे दिया और हर साल तो यही होता है। आज कुछ नया तो नहीं। एक काम कीजिए, ये भी आप उन्हें ही दे दीजिए। नागप्पन को पहले इस बात का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस बार उसने अपने भाई से लड़ाई की हुई थी, इसलिए उसे इस बात का भी बुरा लग जाता है। अब नागप्पन बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगता है तो उसे ऐसे लगने लगता है उसे चिदम्बरम के मुकाबले
सभी चीजें कम मिल रही और सभी सिर्फ चिदम्बरम की ही चिंता करते हैं। एक दिन नागपन अपना सारा सामान बांध लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर घर छोड़ने की बात सोच लेता है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये तो क्या कह रहा है नागप्पन? आप तो चुप ही रहिए। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आप सभी खुशी खुशी रहिए। हम चलते हैं। नागप्पन घर छोड़कर अपने परिवार के साथ निकल जाता है। ये देख चिदम्बरम बहुत दुखी होता है। नागप्पन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक कुटिया में आता है। अब से हम सब यहीं रहने वाले हैं और कोई जरूरत नहीं कभी उन लोगों के पास जाने की। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। कोई काम मिल जाए तो पैसे लेकर आता हूँ। नागप्पन काम ढूंढने लगता है, मगर कहीं उसे काम नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने पर एक छोटा सा काम उसे मिला। उस काम से जितने पैसे मिले वो अपनी पत्नी को ले जाकर देता है। इससे ज्यादा पैसे तो हम अपने पेड़ से नारियल तोड़ने वाले को दिया करते थे। पता नहीं क्या होगा इसमें। जो भी होगा इसी में ही करना है। वो सभी बहुत गरीबी में जीने लगे थे, मगर अभी भी नागप्पन वापस घर जाना नहीं चाह रहा था। एक दिन नागप्पन काम ढूंढने बाहर गया हुआ था और नागप्पन के छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। तेजश्री रोती रोती नागप्पन को ढूंढने जाती है और तभी रास्ते में वो चिदम्बरम से टकरा जाती है। क्या हुआ तेजश्री, तुम इस तरह? तेजश्री सारी बातें चिदम्बरम को बताती है। चिदम्बरम तुरंत मुन्ना को लेकर अस्पताल जाता है, उसका इलाज करवाता है। तेजश्री, नागप्पन को ये मत बताना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होगा। तेजश्री मुन्ना को लेकर घर आ जाती है और जब नागप्पन घर आता है तब तेजश्री पूरी बात नागप्पन को बताती है। मुन्ने का इलाज किसने करवाया? मैं खुद मुन्ने को लेकर गई थी। कुछ दिनों बाद नागप्पन से 2 वक्त के भोजन के लिए भी पैसा नहीं जुट पा रहा था। जिस कुटिया में वो रह रहे थे वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया जाता है और वहाँ नई मकान बनने लगती है। अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता न कीजिए, मेरी सहेली यहीं रहती है, मैं उससे बात करती हूँ। तेजश्री की सहेली के पास एक बहुत पुराना खाली घर पड़ा था। उसी घर के आगे नारियल के बहुत सारे पेड़ भी थे। सुनिए जी, मैंने अपनी सहेली से बात कर लिया है। उसने कहा है हम उसके पुराने घर में रह सकते हैं और उसके घर के आगे लगे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर बेच भी सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। वो सभी वहीं आकर रहने लगे और नागप्पन वहीं पास से नारियल तोड़कर बेचने लगा और उससे ही पैसे कमाने लगा। वहां का नजारा देख नागप्पन को उसके बचपन की याद आने लगी। कैसे वो और उसका भाई चिदम्बरम साथ साथ पेड़ पर चढ़ा करते थे, नारियल तोड़ा करते थे और पूरे दिन मस्ती करते थे। तेजश्री, मैं जा रहा हूँ बाहर नारियल बेचकर आता हूँ। जब नागप्पन बाहर नारियल बेच रहा था तब वो देखता है एक आदमी नीचे गिर जाता है। तभी उसका भाई दौड़ा दौड़ा वहां आकर उसे संभालता है। अरे भैया देखो ना, इतनी जोर से चोट लग गई कि खून भी बह रही है। अरे भाई तू फिक्र क्यों करता है? तेरा बड़ा भाई तो साथ है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। आजा मेरे पास, उठ। ये देख नागप्पन की आंखें नम हो जाती है। इसी तरह एक बार जब मैं पेड़ से नारियल तोड़ते वक्त गिर गया था तो भैया ने मुझे संभाल लिया था। हर रोज मेरा सारा काम वो करते थे। आज तक वो मेरे किसी काम को मना नहीं करते और मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। दिन प्रतिदिन नागप्पन को उसकी गलती का एहसास होने लगता है और वो बहुत दुखी रहने लगता है। एक रोज दुखी होकर नागप्पन बाहर बैठा था। उसे दुखी देख एक बूढ़ा वहां आता है। क्या बात है बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो? अगर कोई तकलीफ है तो बिना डरे मुझसे कह दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। धन्यवाद दादाजी, आप पूछ रहे हैं तो मैं आप अपनी दिल की बात बताता हूँ। नागप्पन सारी बातें उस बूढ़े को सुना देता है। अच्छा, तो क्या तुम अब सब कुछ पहले जैसा चाहते हो? जी, मगर ये मुमकिन नहीं।
क्योंकि अगर अब मैं भैया से माफी भी मांगूंगा फिर भी उनके और मेरे दिल में वो बात तो रह ही जाएगी और कभी नहीं निकलेगी। ऐसा किसने कहा? जरूर ये मुमकिन है। एक काम करो, जाओ एक नारियल पेड़ से तोड़ कर लाओ। नागपन एक नारियल तोड़कर लाता है। इस नारियल के एक टुकड़े को अपने भाई के तकिए के नीचे डाल कर देखना, अगली सुबह वो ये सब कुछ भूल चुका होगा। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? यह एक जादुई नारियल है। जिस नारियल के टुकड़े को तुम अपने भाई के तकिए के नीचे रखोगे उसे किसी नदी में बहा देना, फिर देखना बचे हुए नारियल का रंग पीला हो जाएगा। उसी बचे हुए पीले रंग के नारियल का एक टुकड़ा निकालना, उसमें से थोड़ा तुम खाना और अपना जूठा ही अपने भाई को खिलाना। उसके बाद तुम दोनों सब कुछ भूल जाओगे। आखिर तुम दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई थी? तुम दोनों पहले जैसे ही हो जाओगे। जैसा बूढ़ा बाबा ने कहा, नागपन ने बिल्कुल वैसे ही किया। नारियल नदी में फेंकने के बाद एक टुकड़ा नारियल खाता है और अपना झूठा चिदम्बरम को खिलाता है। उसके बाद दोनों ही सब कुछ भूल जाते हैं और वापस पहले जैसे रहने लगते हैं। तेजश्री और उनके बच्चे भी वापस अपने परिवार वालों के पास आकर बहुत खुश होते हैं। ललिता नाम की एक महिला फल बेचने का काम किया करती थी। ललिता हर रोज ताजे ताजे फल लाती थी और उन्हें अपनी दुकान पर बेचती थी। गांव में ललिता के दुकान के सभी फल बहुत मशहूर थे। एक दिन एक आदमी ललिता से पूछता है, अरे ललिता जी, ये बताइए आप इतने ताजे ताजे फल हर रोज कहाँ से लेकर आती हैं? चंदूलाल जी, कहाँ से लाऊंगी? एक लड़का है जो हर रोज मेरे घर तक फल पहुँचा कर जाता है। अच्छा, वो लड़का फल कहाँ से लाता है? उसका काम यही है, वो सभी को फल पहुँचाता है। अच्छा, तो सभी को फल पहुँचता है तो सिर्फ आपके दुकान के फल ही क्यों ज्यादा बिकते हैं? उसके पास एक बागान है जिसमें अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं। वो सभी को भी उसी में से फल देता है। मुझे बस इतना ही मालूम है, बाकी मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए, मैं चलता हूँ। ललिता उसे सब दे देती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद ललिता सोचती है, हे भगवान, आज तो बच गई, मगर इस तरह और कितने दिन तक बच पाऊंगी? सभी मुझसे पूछते हैं फल कहाँ से आते हैं, अब उन्हें क्या बताऊं मैं? ललिता अपने काम में लग जाती है। ललिता शाम तक दुकान पर बैठती थी। उसके बाद वो अपने घर आ जाया करती थी। ललिता जब अपने घर आती है तो देखती है वहाँ पहले से ही कुछ महिलाएं आकर बैठी हुई है। अरे आप लोग यहाँ, क्या हुआ, क्या बात है, बताइए। अरे ललिता, हम सब तो ये कहने आए थे कि कल गांव में जागरण होने वाला है और माता की पूजा भी होगी। प्रसाद बनाने के लिए ढेर सारे केले की जरूरत पड़ेगी। आसपास के गांव से भी लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम कल सुबह ही मंदिर में केले पहुंचा देना। जी जरूर, मैं कल जल्दी ही उठ जाऊंगी। सभी महिलाएं वहां से चली जाती है। ललिता तुरंत घर के अंदर आती है और कमरा बंद कर देती है। अभी ये सारे फल मंगवा लेती हूँ। ललिता के पास एक जादुई थैला था। उसे किसी बाबा ने बहुत साल पहले दिया था। उस जादुई झोले की मदद से ललिता जितना मन उतना फल मंगवा सकती थी, लेकिन उस झोले से सिर्फ फल ही मिलते थे और कुछ भी नहीं। कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस झोले के बारे में। चुपके से फल मंगवाकर इसे अंदर रख देती हूँ। ललिता उस झोले से कहती है, मुझे ढेर सारे केले चाहिए। ललिता के सामने ढेर सारे केले आ जाते हैं। ललिता और भी अलग अलग प्रकार के फल मंगवा लेती है। कल ये सारे केले मंदिर पहुंचा दूंगी और बाकी के बचे हुए फल दुकान पर बेचूंगी। अगली सुबह ललिता सारे केले मंदिर में पहुंचा देती है और बाकी अपने दुकान पर ले जाती है। जब वो वापस घर आती है तो देखती है एक केला उसके घर पर ही छूट गया था। अच्छा, ये यही रह गया, चलो इसे खा लेती हूँ। ललिता उस केले को खाने जाती है, तभी वो केला बोलता है, अरे ये क्या कर रही हो, रुक जाओ, मुझे मत खाओ। ललिता केले को बोलता देख हैरान रह जाती है और उसे नहीं खाती है।
तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई केला हूँ, उसी जादुई झोले से निकला हूँ। इसका मतलब जितने भी केले मैंने मंदिर में भिजवाए हैं वो सभी जादुई केले हैं। अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही जादुई केला हूँ, बाकी सभी तो साधारण केले हैं। तभी तो मैं यही हूँ, सभी केले के साथ नहीं गया। अच्छा, ये बताओ तुम कौन कौन सी प्रकार की जादू कर सकते हो? वो तो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, समय आने पर पता चल जाएगा। ललिता उस जादुई केले को छिपाकर अपनी अलमारी में रख देती है। एक रात जब ललिता गहरी नींद में सो रही थी, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ललिता ने बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे और उसे उठाना भूल गई थी। बारिश बहुत जोर से होने लगी और ललिता की छत मजबूत न होने की वजह से उसके घर में पानी आने लगा। ललिता के बिस्तर पर भी पानी गिरने लगा। तभी ललिता की नींद खुली। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो पूरा घर में पानी भर गया, क्या करूं? तभी जिस अलमारी में ललिता ने उस जादुई केले को रखा था, वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगा। ललिता तुरंत बिस्तर से उतरती है और वो अलमारी खोलती है। उस अलमारी से तेज रोशनी निकलती है और तुरंत ललिता की छत एकदम नई और मजबूत बन जाती है, जिससे पानी आना बंद हो जाता है। क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया। रोशनी बंद हो जाती है और सामने वो केला पड़ा दिखता है। ये सब तुमने किया? हाँ, तुम्हारे घर में पानी आ रहा था, मैंने उसे बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। ललिता आराम से सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है उसने जो कपड़े बाहर रखे थे वो बाहर नहीं है। अरे, सभी कपड़े कहाँ गए? मैंने तो यही रखा था। ललिता सभी जगह कपड़ों को देख लेती है, लेकिन उसे कपड़े नहीं मिलते हैं। जब वो अपना अलमारी खोलती है तो देखती है उसकी अलमारी में सभी कपड़े अच्छे से रखे हुए हैं। ललिता समझ जाती है कि ऐसा जादुई केले ने ही किया है। ललिता जादुई केले के बारे में किसी को नहीं बताती है और अपनी दुकान पर पहले की तरह ही फल बेचा करती थी। सुधा नाम की एक महिला ललिता के पास आती है। अरे ललिता, जल्दी से 1 किलो अनार दे दे, मुझे आज ही मायके के लिए निकलना है। क्यों, क्या हुआ इतनी हड़बड़ी में? मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उन्हें शहर इलाज के लिए लेकर जाना है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात है, मैं अभी अनार दे देती हूँ। ललिता सुधा को अनार दे देती है। वो अनार लेकर चली जाती है। तभी ललिता सोचती है, न जाने कितने लोग गांव में रह रहे हैं जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और एक अच्छी अस्पताल न हो पाने की वजह से उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। क्यों ना मैं जादुई केले की मदद से एक नई अस्पताल गांव में बनाऊं, जिससे सभी की मदद हो जाएगी। ये सोचकर ललिता जादुई केले से पैसों की मांग करती है। तुमने बहुत अच्छा सोचा है, जरूर मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा जिससे तुम अस्पताल खोल पाओ। जादुई केले के द्वारा दी हुई पैसों की मदद से ललिता एक अस्पताल बनवाती है। गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती है। अस्पताल में अलग अलग बीमारी से ग्रस्त मरीज आने लगे। कई मरीज ठीक हो जाते हैं, मगर बहुत से ऐसे मरीज भी थे जो ठीक नहीं हो पाते थे और उन पर एक भी दवा नहीं काम करती थी। इस बात से ललिता बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वो जादुई केले से कहती है, मैं सोच रही थी कोई ऐसी दवा होती जिससे मैं सभी मरीजों को ठीक कर पाती, मगर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक काम करना, मुझे थोड़ा काट लेना और सभी दवाओं के साथ मिलाकर उस मरीज को दे देना जो ठीक नहीं हो रहा। देखना, वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, और जब तुम मुझे काटोगी उसके थोड़ी ही देर बाद मैं वापस से पहले जैसा बन जाऊंगा। ललिता जादुई केले की बात मान जाती है और बिल्कुल वैसा ही करती है। जादुई केले की मदद से सभी मरीज ठीक हो जाया करते थे और ये देख ललिता भी बहुत खुश रहती थी।